कहते हैं दुश्मन का वार इंसान सह लेता है, लेकिन दोस्त की पीठ पर खोपा गया खंजर जिंदगी भर दर्द देता है। कुछ ऐसे ही दावे सामने आए हैं, कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट सामने आए हैं। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ इजराइल और तीसरी तरफ ईरान, जिसकी वजह से कई कूटनीतिक ऐसे दावे सामने आए हैं जिन्होंने कई रणनीतिकारों को चौंका दिया है। आखिर वो कौन सी ऐसी डील थी जिसकी वजह से अमेरिका और ईरान के बीच में दरार पड़ती नजर आ रही है? आज अपने इस खास शो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉर रूम और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। इशिका, यहाँ पर यह चीज समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो कौन सी ऐसी डील थी जिसकी वजह से यानी कि अमेरिका और इजराइल के बीच में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। वो कौन सी ऐसी डील थी कि अमेरिका अपने दुश्मन यानी कि ईरान के साथ करने वाले थे और जिसकी वजह से इजराइल नाखुश नजर आ रहा? तान्या, देखिए, बिल्कुल अभी कुछ ही समय पहले तक डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि ईरान पर बहुत बड़ा हमला होगा। आज की रात बहुत ईरान के लिए खतरनाक होगी। अगले दिन जब अगर भारतीय समय के अनुसार देखें तो जब लोग सोकर उठे तो उनको ये समझ आया कि डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट कर चुके थे कि हमने ईरान पर हमला रोक दिया है, क्योंकि ईरान जो है उसने जो बातचीत का जो वो चरण चल रहा है उसमें उसने कुछ चीज़ें मान ली है। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि नेतन्याहू को इस चीज़ की भनक ही नहीं थी, यानी अपने दोस्त इजराइल को इस बारे में अमेरिका ने बताया ही नहीं था। वो तो नेतन्याहू की तरफ से जो ट्वीट आया, उनके जो कार्यालय है उसने ट्वीट करके बताया, तो उसमें जो है ये चीजें पता लगी। और उसमें ये कहा गया, बाकायदा नेतन्याहू ने ये कहा है कि जब तक मैं इजराइल के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हूं तब तक मेरा ईरान को लेकर जो सीधा साधा फंडा है वो रहेगा। फंडा ये कि ना तो ईरान जो है वो परमाणु संपन्न देश बनना चाहिए, उसकी जो मिसाइल बनाने की ताकत है उसको सीमित कर देना चाहिए, और जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप्स को ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में सपोर्ट करता है उसको बंद कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने यह भी कहा कि मेरा और डोनाल्ड ट्रंप का परमाणु को लेकर एक ही हिसाब है, यानी हम एक ही पटरी पर सवार है। अब नेतन्याहू से सवाल जो उठ रहे हैं वो ये है कि अगर आप एक ही पटरी पर सवार है तो आपके बेस्ट फ्रेंड जिनके साथ मिलकर 28 फरवरी को आपने ईरान पर हमला किया, उन्होंने क्यों आपको इस बारे में नहीं बताया कि जो वो हमला है उसको वो रद्द कर रहे हैं? क्यों आपको बकायदा ट्वीट करके ये चीज कहनी पड़ी? क्योंकि रिपोर्ट्स तो यही कह रही है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को जानकारी ही नहीं दी थी कि वो हमला रद्द कर रहे हैं। बिल्कुल इशिका, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो भी कहीं ना कहीं एक होता है ना कि किसी की छत्र छाया में रहते हैं तो परछावा तो पड़ ही जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो परछाया है वो कहीं ना कहीं नेतन्याहू में भी नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं वो भी इनसिक्योर है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच में जो डील चल रही है वो हो जाती है तो कहीं वो साइड ना हो जाए, साइड लाइन एक तरीके से इजराइल ना हो जाए, कभी उसको डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट ना मिले। अगर बात करें, अभी डोनाल्ड नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब तक मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हूं तब तक कोई भी परमाणु मतलब अगर नहीं बनेगा, ईरान को परमाणु नहीं बनाने देंगे वो। उन्होंने हाल ही में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है। तो इससे ये चीज नजर आती है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप समझौता करना चाहते हैं। वो बात एक अलग है कि वो हर दिन मिसाइलें दाग रहे हैं, वो थम नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो डील को लेकर अब जो एक एंगल सामने आया, एक अलग ही एंगल सामने आया है जो वो ईरान से डील करना चाहते हैं। उस बीच में अगर देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। वो इसीलिए ही आ रही है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनको ये है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो उनके अच्छे खासे दोस्त हैं, लेकिन अब उनका है कि अगर वो कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं या फिर कुछ बात कर रहे हैं तो वो उनकी बातें सुने, वो उनकी, जो कि नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू को कि तुम हमला मत करो, वो नहीं सुनने को तैयार हैं, और वो कह रहे हैं, नेतन्याहू कह रहे हैं कि तुम अटैक करते रहो, तो वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं सुन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन हो सकता है उनके रिश्तों में दरार पड़ने की। जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि दोनों ही देश के एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री एक दूसरे के बयान सुनने को तैयार नहीं है। ये मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप का ये है कि वो सुन सबकी लेंगे, करना अपने मन की वाला सीन, और कहीं ना कहीं नेतन्याहू की भी वही सेम चीजें नजर आ रही हैं कि वो अपने स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप पर थोप रहे हैं जो कि वो नहीं सुनना चाहते। वो सिर्फ करेंगे वही जो वो चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो डील कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें तो पीस चाहिए, ईरान से डील कर रहे हैं। कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो क्या कहते हैं, ढिंडोरा पीट दिया है कि भैया पीस हो गया है, डील हो गई है, युद्ध रुक गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका को इजराइल की तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि इजराइल ये नहीं चाहता
कि जो है ये डील कहीं ना कहीं हो, जो जैसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर ये डील होती है, क्योंकि अगर इसमें देखा जाए तो मई में भी ये बात हुई थी, जब अप्रैल में सीज फायर लगा उस दौरान भी बात हुई। ईरान और अमेरिका की तरफ से बाकायदा ये कहा गया कि अब तो डील हो गई है, अब ये जो 28 फरवरी वाला हमला था ये रुक जाएगा। ये अप्रैल की बात थी। मई में भी सारी चीजें हुई, और अभी आप 2 दिन पहले एग्जाम्पल देख लीजिए कि किस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल बरसाई। तो डील तो बहुत हो रहा है। जब से फरवरी से जब से हमला किया उसके बाद से डील तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये डील जो है वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। हमेशा किसी न किसी मुद्दे पर आकर रुक जाती है। मुद्दा जो सबसे ज्यादा ये समझ लीजिए कि रोड़ा बना हुआ है वो है हिजबुल्लाह का मुद्दा, और वो है परमाणु का मुद्दा। हिजबुल्लाह को लेकर क्या है ये बता देते हैं दर्शकों को। ये भी है कि जैसे आपने बोला एक हिजबुल्लाह का मुद्दा है और एक है परमाणु का, तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ से आ गया? मतलब देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की आए दिन डिमांडें बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट भी दिया है कि ईरान से नज़र हटने के बाद वो दोबारा वेनेजुएला पर कुछ करने की मतलब कि वहाँ पर जो वो ड्रग तस्करी की जो चीज़ें बोलते हैं वहाँ पर उन्होंने ऐसी खबरें सामने आई हैं कि एक को मतलब तबाह कर दिया है। वहाँ पर भी उन्होंने अपने मिसाइल एक तरीके से दागी हैं। तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप की अगर देखा जाए तो ये वाला है कि ये भी मुट्ठी मेरी, वो भी, मतलब चारों तरफ वो फैले हुए हैं। कभी वेनेजुएला, कभी ईरान, कभी क्यूबा को लेकर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। और अगर देखा जाए तो ईरान झुकने को तैयार नहीं है, वो वहीं से नहीं निपट पा रहे हैं। तो जो हिजबुल्लाह और परमाणु को लेकर ऋषिका आपने स्टेटमेंट दिया था, तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्यों इतने चीजें चल रही हैं? मुझे जो लगता है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बात की चीज़ है। फिलहाल जो मेन मुद्दा वो हिजबुल्लाह का और परमाणु का मुद्दा है, क्योंकि अगर ये मुद्दे एक बार सुलझ गए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका और ईरान मिलकर कहीं ना कहीं सुलझा लेंगी। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अब जो है उसमें आया है सुर्खियों में, कह ले जब से ईरान ने जो है वहाँ पर पूरा डेरा जमा लिया है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर जो है ना वो हिजबुल्लाह और परमाणु का मुद्दा है, क्योंकि ईरान ये कहता है कि जब तक लेबनान में इजराइल हमले नहीं रोकेगा तब तक जो है ये जो हमला है वो जारी रहेगा, ये सारी चीजें जारी रहेगी, तब तक हम किसी शांति वार्ता पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। वही इजराइल क्या कहता है? इजराइल ये कहता है कि ईरान और हिजबुल्लाह को अलग अलग देखो। ईरान और हिजबुल्लाह एक नहीं है। हिजबुल्लाह प्रॉक्सी ग्रुप है जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा है। तो इजराइल का ये कहना है कि ईरान और हिजबुल्लाह अलग है। पाकिस्तान में वो जो शांति का ढिंडोरा पीटा गया था उसमें भी ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को उस शांति प्रस्ताव में रखा गया था, लेकिन इजराइल ने ये कहा कि हिजबुल्लाह का तो मुद्दा ही नहीं था, हिजबुल्लाह तो अलग है। तो ईरान का साफ कहना है कि हम हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेंगे। जब तक इजराइल लेबनान में हमले करने नहीं छोड़ेगा तब तक हम हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो रहा ईरान का मुद्दा। अब अगर बात करें परमाणु की, तो परमाणु जो है ना वो सबसे बड़ी गले की हड्डी बन गया है अब, और ये अभी से नहीं है, पहले से है। 1980 के दशक में भी अगर हम जाके देखें, खुमेनी के टाइम पर भी, तब से जो है ये चीजें चलती आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच में जो सबसे बड़ी लड़ाई की जड़ है वो परमाणु बन गया है, और ईरान साहब कह रहा है कि ये हमारी रेड लाइन है, अगर आपने इसको पार किया तो फिर चीजें ठीक नहीं होंगी। अब डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान क्या आते हैं कि ईरान जो है वो अपना परमाणु जो जखीरा है वो देश से बाहर भेज दे। अब डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे कह रहे हैं कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम हमें सौंप दे। अब जरा डोनाल्ड ट्रंप से कोई ये पूछे कि अगर एक संप्रभु देश है तो वो अपना यूरेनियम आपको क्यों सौंपेगा? ठीक है, ये बात है। दूसरी तरफ ईरान की अगर बात करें तो ईरान ने साफ कह दिया है कि परमाणु को लेकर बात होगी, लेकिन अभी नहीं होगी। ये जो डील की बात हो रही है, अगर हम देखा जाए तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में कुछ जो है पॉइंटर्स रखे गए, फिर दूसरे पार्ट में कुछ पॉइंटर्स रखे गए। वो आपको समझा देते हैं कि क्या पॉइंटर्स है, आपको बाकायदा दिखाकर समझाएंगे कि क्या 4 पॉइंट्स जो हैं वो मेन रखे गए हैं। सबसे पहले ईरानी विदेश मंत्री ने ये कहा है कि समझौते में 14 धाराएं हैं। उसके बाद कहा गया है कि पहले चरण में ईरान और लेबनान में युद्ध को खत्म किया जाएगा। जो उस डील में कहा है वो ये है कि ईरान और लेबनान में जो युद्ध है उसको खत्म किया जाएगा। लेबनान यानी हिजबुल्लाह पर जो इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है उसको, और अमेरिका की तरफ से जो ईरान में हमला किया जा रहा है उसको। फिर तीसरा है तेहरान और वॉशिंगटन एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। और ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने इस तरीके से चीजें कही हैं। ईरान जो है ये पहले से कहता आ रहा है। 2025 में जब दिसंबर में प्रोटेस्ट हुए थे उस दौरान भी अमेरिका का हस्तक्षेप इन प्रोटेस्ट में काफी ज्यादा था। अमेरिका की तरफ से बाकायदा ये बयान भी जारी किए गए थे कि अगर आपने प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट करने वालों पर कोई भी एक्शन लिया तो बाकायदा यूएस आर्मी ईरान में उतरेगी। तो ये बात है कि तेहरान और वॉशिंगटन जो है वो एक दूसरे के अंदरूनी मामले, इंटरनल जो भी मैटर्स है उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। चौथा है परमाणु मुद्दे पर दूसरे चरण में बातचीत होगी जो 60 दिनों तक चलेगी। यानी देखा जाए तो 2 चरण जो है इस डील के कहीं ना कहीं तान्या नजर आते हैं। पहले चरण में कुछ ऐसे मुद्दे रखे गए, कुछ 4 मुद्दे हमने आपको बताए जो सबसे ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में है, और ये 4 मुद्दे जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में परमाणु मुद्दे को सेकंड उसमें डाला गया, यानी पहले सारी चीजें ठीक करा लो और उसके बाद जो मेन मुद्दा है, परमाणु मुद्दा है, उसको आपने सेकंड चरण में डाल दिया है। अब ये कोई नई बात नहीं है जब इस तरीके की डील हो रही है। इससे पहले हमने देखा कि कितनी सारी डील की बातें हो गई, कितनी सारी मीटिंग हो गई। और अगर हम भारतीय समय के अनुसार देखें तो कल का दिन यानी रविवार का दिन बहुत ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि जिनेवा में कहीं ना कहीं इस डील के पहले चरण पर जो है वो मोहर लग सकती है। तो सबकी नजरें जो है, अगर हम भारतीय समय के अनुसार देखें तो सबकी नजरें कल जिनेवा पर। यहाँ पर काफ़ी पॉइंट्स एड ऑन होते हैं कि इन पॉइंटर्स पर मोहर लग सकती है। अगर अभी हाल ही के जो युद्ध हम ले सकते हैं रशिया यूक्रेन को लेकर, कितने पॉइंटर्स सामने आए थे, कभी 20 पॉइंट सामने आए हैं, कभी 22 आए हैं, कभी कितने आए, उनमें से घटाकर कुछ पॉइंटर्स आए हैं। आज तक सहमति बनती नजर नहीं आई अगर देखा जाए तो। इवन यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी कोशिश की है कि कहीं ना कहीं ये युद्ध विराम रुक जाए उनकी मध्यस्थता की वजह से। तो क्या लगता है कि ये जो 4 पॉइंटर्स हैं इन पर मोहर लगेगी, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद डोनाल्ड ट्रंप के देश की जंग लड़ी जा रही है ईरान अमेरिका, वहां पर रशिया यूक्रेन तो एक अलग चीज हो गई कि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी भूमिका निभा रहे थे, मध्यस्थता की भूमिका, लेकिन यहां तो उनकी खुद की। लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ईरान सहमत नहीं हुआ उन पॉइंटर से, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप मतलब उन पॉइंटर से सहमत होंगे, वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि जो ईरान ने मान लिया वो भी हम मान लेंगे? लगता है ऐसा? इतना इजीली तो ना ईरान झुकने वाला है ना अमेरिका झुकने वाला है। कहीं ना कहीं इन पॉइंटर्स में कुछ पॉइंटर्स अगर देखा जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई देश अपने परमाणु एनरिच्ड यूरेनियम पर इतनी मेहनत कर रहा है तो वो क्यों ही किसी देश को देगा। और डोनाल्ड ट्रंप वही चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप एनरिच्ड यूरेनियम चाहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करना चाहते हैं, तो ईरान क्यों देगा? तो क्लियर सी चीजें नजर आ रही है कि सहमति कहीं ना कहीं इन पॉइंटर्स पर नहीं बनती नजर आएगी। वो बात एक अलग है कि कुछ पॉइंट इसमें अलग से एड ऑन हो जाएंगे। और ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके के पॉइंटर्स आए। अभी आपको 10-15 दिन पहले की बात बता दें, फिर से 4 शर्तें रखी गई। पहले अमेरिका की तरफ से रखी गई, ईरान ने उसे कूड़े के ढेर में डाला, मुआवजे की बात हो गई, परमाणु की बात हो गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फीस वसूलने की बात हो गई। तमाम ऐसी चीज अमेरिका की तरफ से रखी गई। ईरान ने क्या किया, कूड़े के ढेर में उसको डाला और अपनी शर्त बना के अमेरिका को भेज दी, जो अमेरिका ने मानने से इनकार कर दी। चलिए वो तो रही शर्त की बात। अब अगर ये डील की बात भी हो रही है तो इससे ज्यादा अमेरिका की जनता और ईरान को इससे फायदा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनता जो है वो युद्ध में फंसती है। तो अगर ये डील हो जाती है, हालांकि ये जो पॉइंटर्स डाले गए हैं इसको लेकर कल जो है देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो सारी चीजें हैं ये होंगी या नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ईरान ने यहाँ पर कुछ चीजों को मानने से इनकार कर दिया, फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने छाती ठोककर ये बात बोल दी है कि युद्ध जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो खत्म होने वाला है, हम डील करने वाले हैं, वी आर वेरी क्लोज, हम बहुत ज्यादा पास आ गए हैं पीस के। यानी अभी काम बना नहीं है, बात हुई नहीं है ढंग से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बड़ा ऐलान कर दिया है। इशिका, यहाँ पर वही बात हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है कि हम लोगों का समझौता होने वाला है, हम बहुत नज़दीक हैं। लेकिन जिस हिसाब से उनके स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, जिस हिसाब से वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और उसके बाद वो खुद के स्टेटमेंट पर टिकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो हाल ही में उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं समझौता हो ही चुका है, मतलब दोनों देश एक ही मेज पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप को मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज्यादा, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, वो खुद कंफ्यूज है ना। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मतलब देखना वही है कि जिस हिसाब से उन्होंने कहा था कि सीज फायर हो चुका है, समझौता हो चुका है और कहीं ना कहीं ईरान अमेरिका युद्ध रुक चुका है, उसके कुछ दिन बाद इन्होंने मिसाइलें दाग दी ईरान पर अगर देखा जाए तो। अब हाल ही में जो पॉइंटर्स को लेकर मीटिंग होने वाली है, ये कहने की बात है कि कहीं ना कहीं मोहर लग जाएगी इन पॉइंटर्स पर, लेकिन अब तक जितने डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट रहे हैं उन पर वो टिकते हुए तो नजर नहीं आए अगर देखा जाए तो। हाल ही में जो सेंटकॉम है उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने दावा भी किया था कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए एक के बाद एक कई वन वे अटैक ड्रोन लॉन्च किए थे। अमेरिका सेना ने दावा किया था कि हाल के कुछ ही घंटों में इन सभी ड्रोनों को हवा में मार गिराया गया था। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप छुप के कह लो या फिर कैसे भी कह लो, वो एक होता है ना कि गीदड़ बपकी टाइप में भी कह सकते हैं हम लोग, वो
मतलब पीछे से हटता हटता, मतलब समझौता करता करता वो जाते जाते वक्त भी अगर कह सकते हैं हम लोग कि पीछे हटता हटता भी ईरान पर वॉर करता नजर आ रहा है। कभी अपने ड्रोन दाग रहा है, कभी मिसाइलें दाग रहा है, और फिर दुनिया के सामने ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हम समझौता कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको दुनिया से भी अगर देखा जाए तो खौफ है, क्योंकि जिस हिसाब से कभी वो वेनेजुएला को निशाना बना रहे हैं, कभी ईरान को बना रहे हैं, कभी क्यूबा पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी फिर से वेनेजुएला पर स्टेटमेंट दिया है कि ईरान से हटने के बाद वो फिर से वेनेजुएला पर फोकस करेंगे। तो उनकी नीति अपने देश का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हटके ये नजर आया कि सिर्फ वॉर और जंगों पर ही रह गई है इशिका। मतलब अपने देश के और राष्ट्र की जनता को कहीं ना कहीं भूलते नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो उनका ये रहेगी कि कब कौन से देश पर किस चीज पर कब्जा किया जाए, कहां मिसाइलें दागी जाए। एक होता है ना इंसान का सुबह उठते स्केड्यूल हर कोई बनाता है कि आज हमें पूरे डे में स्टार्टिंग में ये करना है, ये करना है। डोनाल्ड ट्रंप का होता है पहले कौन से ट्वीट करने हैं, कहाँ किस जगह में मिसाइलें दागनी है, और कब कौन कौन से बड़े बड़े दावे हमें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मतलब करने हैं। तान्या बिल्कुल ठीक कहा आपने। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो अब दुनिया समझ नहीं पा रही है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है। आप एक दिन ट्वीट करते हैं सब ठीक, अगले दिन आप कहते हैं कि सब बेकार, फिर अगले दिन आप कहते हैं कि बस ठीक होने वाला है, फिर अगले दिन आकर कहते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, ईरान को तबाह कर देंगे, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर अगले दिन आकर आप कहते हैं कि मेरी तो दोस्तों से बात हुई है, मेरे तो खाड़ी के देशों से बात हुई है, अब सब कुछ ठीक हो जाने वाला है और अब देखना होगा कि क्या होगा। फिर आप कहते हैं कि अरे सब कुछ ठीक हो गया है, एवरीथिंग इज फाइन। तो ये नहीं है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 15 बार डोनाल्ड ट्रंप, इससे 1000 बार डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ट्वीट कर चुके हैं। यहाँ पर ना मतलब ये हो गया है, वहाँ की आम जनता तो पक ही चुकी होगी डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से अगर देखा जाए। तो जो बाकी के देश है ना, यानी कि बात करें रशिया, पुतिन की बात कर लेते हैं, चाइना वो गए थे, शी जिनपिंग की बात कर लेते हैं, भारत को लेकर भी वो आए दिन बड़े बड़े दावे करते हैं। जैसे कि उन्होंने हाल ही में दावा भी किया था कि पाकिस्तान और इंडिया का वॉर मतलब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की वजह से रुका है, जिसके बाद भारत ने वो सिरे से खारिज कर दिया था। वो बात एक अलग है। मतलब बाकी के तमाम देशों और जनता को ना यही लगता होगा कि मुंह उठा के कोई इंसान आ गया है, बेतुके के बयान दे दिए और हो गया। मतलब अब तो लोगों ने सीरियस लेना भी बंद कर दिया। ये हो गया है कि अभी ये स्टेटमेंट दिया, उसके बाद ये कब में चेंज हो जाएगा मतलब बिलीव ही नहीं कर सकते। अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं समझौता हो गया, सीज फायर हो गया और उन पॉइंटर्स पे बात होगी, उसके कुछ ही मिनट बाद, कुछ ही पलों में वो कह देंगे कि नहीं नहीं, हमने तो मिसाइलें दाग दी हैं, हम तो ईरान को तबाह करके छोड़ेंगे। वो बात एक अलग है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। मतलब ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है शिका, कि ईरान जो इतने पावरफुल कंट्री में नहीं गिना जाता है, वो घुटने टेकने को तैयार नहीं है। और अमेरिका जो सबसे पावरफुल कंट्री में गिना जाता है, कितनी शक्तिशाली कंट्री है ये है, मतलब कई ऐसे दावे सामने आते हैं, वो कहीं ना कहीं समझौते को लेकर बात कर रहा है और ईरान झुकने को तैयार नहीं है। हर कोई यही देख रहा है कि अगर एक बारी को ईरान हार जाता है, लेकिन जो उसका कॉन्फिडेंस नजर आया है ना, उसकी दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल तान्या, ये जो बात है ये हर कोई कह रहा है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ईरान से ये उम्मीद नहीं लगाई गई थी कि इस तरीके से ईरान जो है वो इस युद्ध में बनकर जो है वो उभरेगा। क्योंकि ईरान जो है ना वो लगातार ये कह रहा है कि यार हम अपनी संप्रभुता का सौदा नहीं होने देंगे, हम नहीं वार करने देंगे, आप कुछ भी कर लो हम नहीं करने देंगे। आप अगर परमाणु की बात करोगे उस पर भी जो है सारी चीज़ें होंगी, अगर आप बात करोगे मिसाइल जखीरे की तो उस पर भी बात होगी। और ईरान अकेला नहीं है, पर्दे के पीछे से कुछ ऐसी शक्तियां हैं, रूस और चीन का यहाँ पर नाम लेना चाहेंगे, क्योंकि हर किसी को पता है कि रूस और चीन किस तरीके से ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, सामने से नहीं लेकिन पर्दे के पीछे से आके। तो मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया का ये देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा एरिया, चलिए टर्की को हटा देते हैं, हम इजराइल की बात करते हैं, लेबनान की बात करते हैं, सीरिया, इराक, कुवैत, बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, यमन, सऊदी और ईरान। ये पूरा एरिया जो है ना इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है और बारूद की लपटें इस यहाँ से उठ रही हैं, ईरान से, इजराइल से और लेबनान से। ये जो देख रहे हैं आप, ये इस वक्त इतना ज़्यादा घातक है कि अगर एक भी घातक मिसाइल यहाँ से छूटी या फिर यहाँ गई, कुवैत में जाकर गिरी या बहरीन में गिरी, यूनाइटेड अरब अमीरात में गिरी, सऊदी में गिरी या फिर इजराइल में खुद भी गिरी, तो ये पूरा का पूरा एरिया ना बारूद के ढेर में इस कदर बैठेगा कि डोनाल्ड ट्रंप आकर भी इस चीज़ को नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ बैठते हैं डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस में बैठते हैं डोनाल्ड ट्रंप, बीच में आता है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उसके बाद ये है आपका पूरा मिडल ईस्ट वाला एरिया। तो यहाँ और यहाँ में आप अंतर देखिए,
समुद्र भी है, बीच में और देश भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट की, तो डोनाल्ड ट्रंप तो व्हाइट हाउस से बैठकर चीजें कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन आग कहाँ लगी है तान्या? यहाँ आग लगी हुई है। सबसे ज्यादा जो झुलस रहा है, सबसे ज्यादा जो जनता झुलस रही है, वो यहाँ ईरान, इजराइल और लेबनान, यहाँ सबसे ज्यादा जो है बवंडर मचा है। अब आप जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए, ये ईरान है, ठीक है, उसके बाद ये आपका इजराइल है, ये आपका लेबनान है, और ये है आपके कुवैत, बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी। अब आप इनका नक्शा देखिए और ईरान का नक्शा देखिए। अगर ईरान से एक भी गोला बारूद यहाँ पर दागा गया तो इन देशों को कितना नुकसान होगा, ये बखूबी आप लोग जानते होंगे। अमेरिका के बेसिस कुवैत में भी हैं, बहरीन में भी है, यूएई में भी है, सऊदी में भी है। ईरान क्या कर रहा है? मिलकर इन बेसिस को तबाह कर रहा है। ईरान का तर्क है कि यूएस जो है वो यहाँ पर आकर अपनी सारी चीजें रखता है, फ्यूलिंग करता है और फिर यहाँ से ईरान पर हमले करता है। तो ईरान ने सीधा सा इसका तोड़ निकाल लिया है कि यूएस के बेसिस को तबाह करना। यूएस के बेसिस पर वो निशाना साध रहा है, लेकिन उसका सीधा सीधा एक पॉइंट ये भी है कि कहीं ना मतलब ईरान भी काफ़ी माइंड से खेल रहा है। अगर देखा जाए जिस हिसाब से उसको इतना शक्तिशाली कह लो या फिर माइंडेड कह लो, उन गिनतियों में नहीं आता। अमेरिका को काफ़ी माइंडेड और शक्तिशाली देशों में गिना जाता है, लेकिन उस हिसाब से जो ईरान अमेरिका को टक्कर दे रहा है ना, मतलब उसने जो यूएस बेस तबाह करने शुरू किए हैं, वो भी एक दिमाग की बात है। होने को तो वो अमेरिका में सीधा अटैक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अगर देखा जाए तो उन्होंने वो रीढ़ की हड्डी पकड़ी है, मतलब यूएस बेस, वहाँ की सैनिक जो उन पर हमला कर सकती, तो उन्होंने वहीं पर सीधे निशाना, मतलब अपनी मिसाइलें दागी हैं कि अगर वो तबाह होंगी तब जाकर हम एक तरीके से एंटर कर सकते हैं, सीधा वहाँ पर वॉर ना करके। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर वो सीधा वहां पर अमेरिका में घुसकर वॉर करेंगे तो चीजें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर एक होता है ना कि हम सबसे पहले बड़ी बड़ी चीजों को नष्ट करेंगे, दैन छोटी को जाके पकड़ेंगे, तो वो वाली चीजें नजर आ रही है यहाँ पर। ये चीज है कि ईरान सीधे अमेरिका में वॉर नहीं कर सकता, अमेरिका में जाकर घुस नहीं सकता, क्योंकि दूरी काफी ज्यादा है और ईरान के पास अभी शायद उतनी लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं है, क्योंकि अगर वो मिसाइल दागेगा भी तो रिफ्यूलिंग की जरूरत कहीं ना कहीं जो है हर चीज को होती है, चाहे फाइटर जेट्स हो या फिर सपोर्ट सिस्टम में है ना बाकी की दो कंट्री, बाकी के दो देश हैं, हाँ वो अलग बात है, लेकिन कोई सीधे तौर पर, क्योंकि अमेरिका और बाकी के देश भी बखूबी ये जानते हैं कि कौन ईरान को सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है ईरान को सपोर्ट। तो अब ऐसे में ईरान के पास जो ऑप्शन बचता है वो है इन कंट्रीज में यूएस बेसिस को तबाह करना। और ये कोई मामूली यूएस बेसिस नहीं है कि बस छत डाल दी और यूएस बेस बना दिया, ये बहुत ही प्रोटेक्टिव और हाई सिक्योरिटी वाले बेसिस है। ये जितने भी यूएस के मिडिल ईस्ट में बेसिस है, ये बहुत ही हाई सिक्योरिटी बेसिस है, जिन पर ईरान जो है जिनको निशाना बना रहा है। ईरान का सीधा सीधा जो है वो है कि अगर आप हम पर हमला करोगे तो फिर घर आपके भी टूटेंगे, बख्शेंगे हम भी नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान का साफ कहना है कि वो टोल टैक्स नहीं लेगा, वो फीस लेगा, और उस फीस से क्या करेगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की देखरेख करेगा। ठीक है, कहने को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग है, लेकिन ईरान ने इसकी भी धज्जियां उड़ा दी हैं। तो यहाँ पर अमेरिका ही सिर्फ कानूनों की धज्जियां नहीं उड़ा रहा है, ईरान भी सेम तरीके से चीजें कर रहा है, क्योंकि ईरान को कोई हक नहीं है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर आकर अपना कब्जा जमा ले, क्योंकि एक अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग है, ओमान से भी लगता है और ईरान से भी लगता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास जो द्वीप है उन पर ईरान ने जो है कब्जा कर लिया है, वहां पर जो है नाकेबंदी कर रखी है। बिल्कुल इशिका, लेकिन यहाँ पर देखना ये होगा कि जिस हिसाब से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दिया है ईरान को लेकर, उसके बाद ईरान का क्या कुछ बयान सामने आता है, हर किसी की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। और जो अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में दरार आई है अमेरिका और ईरान की डील को लेकर, उसके बाद इजराइल अपना क्या कुछ स्टेटमेंट देता है, ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देखते रहिए हमारा एक खास शो वॉर रूम। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।